हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। आज ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। उसमें हमने पढ़ा था कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, जो मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और इसे निरूपित कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। आज हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और क्यों हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, कि हमें कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात क्या होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारक हैं और उत्पाद है उनके तत्वों का कुल द्रव्यमान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जितने अभिकारक के तत्वों का द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान भी रहेगा। तो यह नियम क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, या दूसरी भाषा में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले और बाद में, पहले यानी अभिकारक हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में पहले हैं जो भाग ले रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले भाग ले रहे हैं यानी अभिकारक, और बाद में जो तत्व भाग ले रहे हैं यानी जो हमें बाद में प्राप्त क्या होते हैं, उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनकी जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या होंगी, समान रहती है। ठीक है, इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो यहाँ तक समझ में आया कि क्यों समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए जो आपकी बुक में जो विधि है, हिट एंड ट्रायल विधि, उसी विधि से हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण यहाँ पे ले रखा है जो आपकी बुक का ही उदाहरण है, Fe+H2O। ठीक है, ये एक समीकरण है, Fe+H2O गिव्स टू Fe3O4+H2। ठीक है, ये एक रासायनिक समीकरण है। इसे हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसमें स्टेप 1 में क्या होता है कि पहले हम एक टेबल जैसी बना लें और उसमें जितने भी अणु यहाँ पे भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में उसे हम लिख लें। ठीक है, यहाँ पे एक आयरन ले रहा है तो मैंने एक तत्व क्या लिख दिया, आयरन लिख दिया। दूसरा हाइड्रोजन ले रहा है तो मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। तीसरा यहाँ पे ऑक्सीजन भाग ले रही है इस समीकरण में तो मैंने ऑक्सीजन को लिख दी। ठीक है, उसके बाद दूसरी टेबल में क्या लिखेंगे, जो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, जैसे आयरन है, आयरन के यहाँ पे कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, केवल एक परमाणु भाग ले रहा है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे। ऐसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, H2 लिखा है ना, तो 2 परमाणु भाग ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं केवल, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ऐसे ही हम उत्पाद को देखेंगे तो उत्पाद के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं। अब यहाँ पे आयरन की बात की जाए, Fe, उत्पाद के लिए बात की जाए तो आयरन के यहाँ पे 3 लिखा है ना, यानी इसके 3 परमाणु यहाँ पे भाग ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु यहाँ पे भाग ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया। अगर बाई चांस इस तरीके से लिखा आता है 3H2, माना ये है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इस तरीके से अगर आपको लिखा आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, कुल परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 3 और 2 को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितने टोटल परमाणु भाग लेंगे, 6 परमाणु भाग लेंगे। ऐसी बाई चांस इस तरीके से लिखा आ रहा है 3H2O, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के परमाणु की बात की जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3H2O। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, तो 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, यहाँ पे 6 परमाणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में।
ऐसे अगर ऑक्सीजन की बात की जाए कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे O है, इसके आगे ये 3 को भी काउंट करेंगे। तो ऑक्सीजन के कितने ले रहे हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो आगे से अगर 3 लिखा है तो यहाँ पे ये 3 को ऑक्सीजन की भी परमाणु संख्या कहेंगे। तो ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ तक आया समझ में कि हम इन्हें काउंट कैसे करेंगे। तो इसके बाद स्टेप नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। स्टेप नंबर 2 पे बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है कि अधिक परमाणु वाले यौगिक अभिकारक, यौगिक में अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, पहले उसे संतुलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला, जैसे यहाँ पे आयरन है माना, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले हम इसे संतुलित कर लेंगे। वो मैं अभी आपको संतुलित करके दिखाऊंगी। ठीक है, अभी केवल थोड़ा सा मैं स्टेप पढ़ के आपको बता रही हूँ कि कैसे होगा। स्टेप नंबर 3 है कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा है कि प्रायः रासायनिक अभिक्रिया में शामिल रासायनिक अभिक्रिया में की जो अवस्था होती है, भौतिक अवस्था, उसे शामिल नहीं भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भौतिक अवस्था अगर हमें पता है कि कौन सा परमाणु किस अवस्था में है, तो हम उसमें भौतिक अवस्था भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है स्टेप नंबर 4, यदि अभिक्रिया में कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो, जो कल मैंने आपको अमोनिया के एग्जाम्पल से बताया था कि ताप, दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति हो, तो लास्ट में जब हम अभिक्रिया पूरी बैलेंस करके लिख दें, तो उसके साथ साथ अगर ताप, दाब या उत्प्रेरक की उपस्थिति हो रही है, तो उसे भी हम जो यहाँ पे एरो का निशान है इसके ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। यहाँ तक आया समझ में, ये स्टेप आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको इस समीकरण को एक बार संतुलित करके बताती हूँ। ठीक है, तो आपका जो ये बुक का एग्जाम्पल है उसी को हम ले रहे हैं कि ये वाली समीकरण Fe + H2O गिव्स टू Fe3O4 + H2, ये समीकरण हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हमने असंतुलित समीकरण ले ली है। अब सारे स्टेप याद करने हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था यहाँ पे, स्टेप नंबर 1 जो था उसमें क्या बनाएंगे, हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें अभिक्रिया में जितने भी हमारे तत्व भाग ले रहे हैं उन्हें हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने तत्व लिख दिया है। तत्व में कौन कौन से तत्व हमारे अभिकारक या कौन कौन से तत्व हमारे अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो Fe, एक Fe ले रहा है, दूसरा हमारा H2O यानी हाइड्रोजन ले रहा है। H2 नहीं लिखेंगे वहाँ पे, जो जो तत्व के नाम है केवल वो लिखेंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन ले रहा है, ऐसे कौन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या कौन सी कितनी है। ठीक है, कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, यानी अभिकारक के परमाणु की संख्या। यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ अभिकारक के परमाणु, कितने परमाणु अभिकारक के भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो Fe है इसके कितने परमाणु हैं, यहाँ पे अगर अभिकारक वाली साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड देखी जाए, और ये कौन सी हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। तो अभी केवल अभिकारक की बात कर रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, जो हमारा Fe है अभिकारक, उसके कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, केवल एक परमाणु भाग ले रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। ठीक है, ऐसे फिर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु अभिकारक के भाग ले रहे हैं, वो 2 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 परमाणु भाग ले रहे हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन का देखा जाए तो केवल 1 परमाणु भाग ले रहा है, तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, उत्पाद की। उत्पाद कहाँ पे, उत्पाद के परमाणु की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पे आयरन उत्पाद के रूप में है, तो यहाँ पे कितना है 3 परमाणु यहाँ पे आयरन के बन गए। और उसके बाद हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। उत्पाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, यहाँ पे 4 ले रहे हैं उत्पाद में। ठीक है, तो 4 लिख लिया। ये टेबल हमने बना ली। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है इनको बैलेंस करना। तो बैलेंस करना आपको मैंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता दिया कि अभिकारक जो अभिक्रिया में पहले भाग ले रहे हैं उनके जो जितने भी परमाणु हैं, इनके परमाणु की संख्या और उत्पाद में जो परमाणु भाग ले रहे हैं उसके परमाणु की संख्या इक्वल होनी चाहिए। माना अगर आयरन की बात ले लें, अगर अभिकारक के 3 परमाणु ले रहे हैं भाग इसमें आयरन के, तो उत्पाद में भी 3 ही होने चाहिए। ये कहना चाह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे कि हम इसे बैलेंस कैसे करें। तो स्टेप नंबर 2 में लिखा था कि जो भी परमाणु सबसे ज़्यादा संख्या वाला हो,
तो उसे सबसे पहले बैलेंस करें, ठीक है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, आप सबसे पहले कोई भी बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं कि जो जो परमाणु जहाँ पे ज़्यादा है सबसे पहले उसी को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 4 हैं, तो हम पहले इसी को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, अभिकारक के रूप में यहाँ पे 1 है। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 4 तो बन गया, लेकिन अभिकारक वाली साइड देखा जाए तो जो हाइड्रोजन है वो, जो ऑक्सीजन है वो किससे कंबाइन है, हाइड्रोजन से कंबाइन है, यानी H2O के फॉर्म में है ये। तो अगर हम ऑक्सीजन को 4 कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो गुणांक है उसे हम क्या कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी हाइड्रोजन भी डिसबैलेंस हो जाएगी, यानी 4 2 जा 8, जो मैंने इससे पहले आपको बता दिया कि कैसे हो रहा है। 4 2 जा 8, यानी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, 4 × 2 8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या हो गई है, ऑक्सीजन तो हमारी 4 हो गई है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन भी डिसबैलेंस हो गया। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2 × 4 ये भी क्या हो गई है, 8 हो गई है, ठीक है। तो अब हम देखें तो आयरन हमारा 1 है और उत्पाद में हमारा 3 है। हाइड्रोजन हमारा यहाँ 8 हो गया है और यहाँ उत्पाद में 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई है। तो आप क्या करते हैं, जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उत्पाद में है वो 2 है केवल, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारी 2 है, तो हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या लाना है, 8 के इक्वल लाना है। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे 4 लिख दें तो 4 2 जा 8 यहाँ की उत्पाद की बैलेंस हो जाएगी। जब उत्पाद के साइड देखा जाए तो 2 था, हमने इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, यानी इसके आगे कोफिशिएंट क्या लगा लिया है, 4 लगा लिया है। तो 4 2 जा 8, तो इधर भी क्या हो जाएगी, 4 = 8, ये हो गई है हमारी। इसके बाद अब आयरन की बात करें तो आयरन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 1 वाली साइड यानी उत्पाद अभिकारक वाली साइड पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 1 जा 3। तो यहाँ पे अगर 3 बना लेते हैं तो ये भी क्या बन जाता है हमारा, 3 बन जाता है। अब हम देखें तो देखो हमारा आयरन यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। यहाँ पे आया समझ में। ऐसे ही जो हाइड्रोजन था यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 हो गया है, और यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 हो गया है। तो अब हम इसको, इस समीकरण को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं कि बैलेंस होकर हमारी समीकरण कैसे आ रही है। तो यहाँ पे इस समीकरण को अगर मैं लिखूं तो हाइड्रोजन तो हमारा क्या बना था, 3Fe प्लस हमारा बनना था 4H2O बन रहा है, 4H2O। और यहाँ पे हमारा Fe3O4 ऐसे ही है, Fe3O4 यहाँ पे लिखा मैंने, प्लस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड करे थे हमने, 4H2O, ठीक है। 4H2 हमने यहाँ पे ऐड करके लिख दिया है। तो ये हमारी बैलेंस समीकरण है, ठीक है। बैलेंस करना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से हमने समीकरण को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बैलेंस करना है। अब इसके साथ साथ इसमें ये भी है स्टेप नंबर 3 कि इसकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। कई सारी रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिखते हैं तो बैलेंस, उनकी भौतिक अवस्थाएं ज़रूरी नहीं है कि प्रदर्शित करें, लेकिन अगर आपको पता है तो जैसे यहाँ पे Fe आयरन है, वो किस स्टेट में होगा, हमारे सॉलिड स्टेट में होगा, तो S, ठीक है। और यहाँ पे H2O है, H2O यानी जल, हमेशा लिक्विड में रहता है, तो हम इसे लिक्विड, और अगर हम इसे गैस के रूप में, अगर हम इसे वाष्प के रूप में ले रहे हैं तो इसे हम गैस स्टेट में भी लिखेंगे, ठीक है। अब चाहे हम लिक्विड स्टेट में लिखें या गैस स्टेट में लिखें। उसके बाद मतलब H2O कोई भी अवस्था में हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है और गैस में भी हो सकती है। तो कहीं पे गैस लिखा है तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये तो लिक्विड में रहनी चाहिए थी, कहीं पे गैस लिखा है तो ये हो सकता है कि हम जल वाष्प की बात कर रहे हो, यानी भाप की बात कर रहे हो, यानी जल वाष्प इसकी बात कर रहे हो। इसके बाद आता है Fe3O4, Fe3O4 ये भी हमारी किस में रहेगी, सॉलिड स्टेट में। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है तो यहाँ पे हम इसे G से। तो ये है एक संतुलित समीकरण को दर्शाने का तरीका। और अगर यहाँ पे जो विशेष परिस्थितियाँ मैंने बताई थी, जो मैंने अमोनिया के केस में पहले बताई थी कि यहाँ पे क्या
अगर कोई उत्प्रेरक प्रयोग में हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे कितना टेम्परेचर और हमारा प्रेशर लग रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ तक आया समझ में कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये कौन सी विधि से किया है? हीट एंड ट्रायल विधि से। तो आपको अगर ये विधि समझ में आ गई है तो आप एक काम करना, जो आपकी साइंस की बुक की एक्सरसाइज है इस चैप्टर के पीछे से, उसमें जो अभिक्रियाएं दे रखी हैं संतुलित करने को, उन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की कोशिश करना। ठीक है, जो अभिक्रियाएं हैं इन अभिक्रियाओं को मैं भी आपको संतुलित करके इसी विधि से, ठीक है, विधि सेम ही रहेगी, इसी विधि से दोबारा मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी जिनमें जो रासायनिक समीकरण हैं उनको संतुलित किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।